जब कल की क्लास के लिए हमने स्टार्ट किया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा या फिर सेंटेंस निर्माण क्या होता है, बेसिक और इसी क्लास में शुरू की, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में हमने जो कल 5 मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस जो देखे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था आपको सब्जेक्ट के बारे में, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते। तो मैंने एक पहली चीज बताई थी कि सेंटेंस जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनना होता है, एक तो सब्जेक्ट से और दूसरा बनता है प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी वाला सारा क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो a sentence says something about the subject. A sentence usually start with subject। देखो, सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें या सरल शब्दों में समझे तो सब्जेक्ट वो होता है। तो सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस जो होता है वो सामान्यतः किसी सब्जेक्ट के बारे में हम उसके बारे में हमें कुछ बताता है। A sentence usually starts with subject। सेंटेंस जो होता है सामान्यतः किसके साथ शुरू होता है? सब्जेक्ट के साथ से शुरू होता है। और वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा होगा है। जैसे राम इज प्लेइंग। ये जो सेंटेंस है इसमें राम सब्जेक्ट है। राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और ये खेल रहा है इसके बारे में, इस एक्शन के बारे में हमें क्या बता रहा है? कौन खेल रहा है? हमें यह क्वेश्चन करें कि खेल कौन रहा है, तो राम खेल। तो राम के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर एक्शन जो करता है, करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब जरूर यूजली यानी सामान्यतः सब्जेक्ट जो होता है वो कहां से शुरू होता है? सेंटेंस के शुरुआत में ही आता है। इसके अलावा सब्जेक्ट के बारे में ये जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा होता है। और यहाँ पर ये जानकारी दे रहा है खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसके अलावा और सेंटेंस दे देते हैं। माई फादर एंड राजीव बोथ में। यहाँ पर एक और सेंटेंस है, इसमें हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? माई फादर, मेरे पिताजी और राम। यहाँ पर ये सारा सब्जेक्ट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी कई बार आपके मन में ये बैठ जाता है कि पहला शब्द होता है वो इस सब्जेक्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम को करने वाले होते हैं, कर्ता जो होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? मेरे पिताजी और राजू, माई फादर एंड राजू। तो माई फादर एंड राजू दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आप, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक और नोट्स यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलो आगे वाले पेज। तो एक और सेंटेंस मैं यहाँ दे रहा हूँ, देखो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। इसका आपको आंसर बताना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसको आपको बताना है कि सेंटेंस है सब्जेक्ट क्या है, जरूर बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट होता कौन कौन हो सकता है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है इसके बारे में जान।
सब्जेक्ट यानी कि जो काम को, जो एक्शन को है करने वाला ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है या फिर कर्ता कहलाता है। तो सब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पर नोट बना कर लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और सब्जेक्ट जो होता है या तो वो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। यानी कि नोट लिख सकते हो कि कर्ता एक संज्ञाबोध सर्वनाम ही होगा। नाउन हो, जैसे यहाँ पर राम तो वो क्या था, नाउन था। मैं बोलूँ ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, या ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। आगे हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा और कल वाले टॉपिक पे आते हैं वापस, कि प्रेडिकेट के बारे में और जान लो, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब जो, वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक और हिंदी में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो सारा प्रेडिकेट होता है। लेकिन एक बात प्रेडिकेट के लिए जरूरी है, वो क्या जरूरी होती है, कि प्रेडिकेट में प्रेडिकेट मस्ट हैव ए वर्ब, हैव ए। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेडिकेट के लिए, प्रेडिकेट के लिए प्रेडिकेट के लिए क्रिया का होना आवश्यक है, क्रिया का होना आवश्यक है, जरूरी है। प्रेडिकेट में क्या होना जरूरी है, क्रिया का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, राम एंड गोविंद गो टू मार्केट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, राम एंड गोविंद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और इनके बारे में जो बात की जा रही है वो है कि वो मार्केट जा रहा है, और ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में हमें क्या होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है, और आपको यहाँ पर वर्ब देखने को मिल सकती है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकता है, वर्ब, वर्ब कौन कौन, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दोनों शामिल है इसमें। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा एडवर्बियल, ये सारी चीजें भी आना अनिवार्य होता है। यानी कि कहने का मतलब है सब्जेक्ट के बाद जो भी सब वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, वो सारा किसके अंदर आते हैं, प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। तो आर ऑल पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी होगा वो सारा प्रेडिकेट होगा। और प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या हो सकता है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और एडवर्बियल हो सकता है। ये सारी चीजें प्रेडिकेट के अंदर ही
आई डी। इसके अलावा एक और नोट बना के लिखो। कई बार सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ए सब्जेक्ट इज समटाइम कॉल्ड प्रेडिकेट। देखो ये क्या बात कह रहा है कि कभी कभी या कई बार सब्जेक्ट को प्रेडिकेट भी कहा जाता है। ये प्रेडिकेट और ये प्रेडिकेंट, यानी कि सब्जेक्ट को कई बार आपको ऐसा भी कहा सकता है कि प्रेडिकेंट और प्रेडिकेट को अलग करो, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रेडिकेट नीचे वाला है और प्रेडिकेंट किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आप डिफरेंट समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा नोट, तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में एक पूरी क्लियर जानकारी ले ली। अब हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। अगला है अपना ऑब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, जिसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड which is affected by the action of a verb। क्या कह रहे हैं कि एब्जेक्ट वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन यानी कि वर्ब से क्या होता है, इफेक्टेड होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है और जिसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं। जैसे हिंदी में आता है कारक पड़ा हुआ है, कर्म कारक। कर्ता के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट वो शब्द हैं जो एक्शन से प्रभावित होता है या फिर एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट, राम हीट्स मोर। राम जो सब्जेक्ट है, इसने एक एक्शन किया हिट का और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, मोहन के ऊपर। तो यहाँ पर मोहन अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आई बॉट अ बुक, यस्टरडे, मैंने एक किताब खरीदी। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके द्वारा खरीदने का एक एक्शन किया गया है और वो एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, बुक के ऊपर, और बुक को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है और इसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्री पोजिशन होता है। मैं प्री पोजिशन बताऊंगा उस समय में बताऊंगा। प्री पोजिशन जो होता है उसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो कभी आप अलग करना हो
तो जहां पर आपको प्रीपोजिशन बोले लेकिन उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें भी नॉर्मल यही बात है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन ही होगा। ये बात क्लियर होगी। तो हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट के बारे में कि जो एक्शन करता है वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद पढ़ लिया ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है जिसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ता है वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो मीन बोलते किया या एक्शन भी बोल सकते हैं। द verb is a word or group of words which talks about the subject and tells about tells us what the subject is doing or what is happening with subject or the state of subject। देखो मैंने सारी डेफिनेशन एक साथ पढ़ी ताकि आपको कंफ्यूजन वाली कोई चीज ना हो। द वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब वो शब्द हैं और वर्ड और टू शब्दों का समूह भी हो सकता है। कई बार एक शब्द हो गया, एक से ज्यादा शब्द भी हो सकता है। विच टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ बात करता है। इट टेल अस, और बताता है हमें व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। और व्हाट इज हैपनिंग विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या घटना हो रही है या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो सारी चीजें को बताने वाला क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। या फिर द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की स्थिति क्या है उसके बारे में भी बताता है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो छोटी सी डेफिनेशन में क्या है, सो वी कैन से सो वी कैन से a verb expresses an action or a state। तो हम कह सकते हैं कि क्या करता है, सब्जेक्ट जो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को बताता है या फिर उसकी स्थिति को दर्शाने का काम करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ब को कितने पार्ट में सेपरेट किया जा सकता है। देखो, तो सब्जेक्ट जो एक्शन को करने वाला होता है, वर्ब जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। तीन चीजें हमने कवर करनी। अब हम वर्ब को थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे, वर्ब के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेंगे। वर्ब, वर्ब को हम वैसे अलग से वर्ब पढ़ेंगे उस समय बताएंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में बता
वर्ब को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाली होती है आपकी, आपने नाम सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। और दूसरी जो होती है वो होती है मेन वर्ब, दूसरी वाली मेन वर्ब, जिसे बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो वर्ब को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, हम पढ़ेंगे मॉडल्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर मॉडल वाला पार्ट आ जाएगा। उसके अलावा बी को पढ़ेंगे, बी फॉर्म क्या होती है, डू फॉर्म क्या होती है, और हैव फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, मॉडल्स होती है, बी फॉर्म होती है, डू फॉर्म होती है, और हैव फॉर्म होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी वाली कौन सी होती है, दूसरी वाली होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन कौन सी आ जाएगी, बी वन आ जाएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा बी वन प्लस आई एन जी वाली फॉर्म भी पढ़ेंगे, और वर्ब प्लस एस या ई एस वाली फॉर्म भी पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से आ जाएगी, मॉडल आ जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट। बी वाली आ जाएगी इज, आर, एम। डू वाली डू, डज, डिड वाली, हैव, हैड वाली। मेन वर्ब में कौन कौन से आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और एस या एस वाली फॉर्म। आप देखो एक छोटा सा नोट क्या है, एवरी सेंटेंस must have a main verb। प्रत्येक सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया का होना आवश्यक होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे राधिका लिव्स दिल्ली, राधिका दिल्ली में रहती है, तो यहाँ पर लिव्स क्या है, वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। दूसरा, आई एम अ बॉय। देखो मैंने बताया था कि द मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का काम कर रही है मेन वर्ब का काम। कैसे, ये सारी बातें एक बार बता देता हूँ। जहाँ पर कोई आपको मेन वर्ब ना लिखे, वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगी, आपकी मेन वर्ब होगी। लेकिन ऐसा सेंटेंस आ जाए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, देखो यहाँ पर एम आया है, एम आया, तो यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब पहले से अलग से दी रहती है। तो जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी, वहाँ हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होगी, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद कोई मेन वर्ब है, तो वो मेन वर्ब मेन वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब प्लेइंग है, ना कि एम है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब एम ही है, क्योंकि कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं। और जहाँ पर कोई वर्ब नहीं होगी, वहां पर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब होगी। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब। तो यहाँ पर आप नोट बना के भी लिख सकते हो, या मैं नोट बना के लिख रहा हूँ, नोट मेन वर्ब की अनुपस्थिति में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होगी। MVST मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में बोल सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की अनुपस्थिति में हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, आपकी मेन वर्ब होगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़िए मेन मेन एवरी सेंटेंस must have a meaning। प्रत्येक सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया का होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इट्स also called the finite verb, और इसको क्या कहा जाता है, finite verb भी कहा जाता है। इस मेन वर्ब को क्या कहा जाता है, finite verb भी कहा जाता है। तो ये बात क्लियर होगी कि प्रत्येक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना अनिवार्य होता है, और उस मेन वर्ब को क्या कहा जाता है, फिनाइट वर्ब भी कहा जाता है। ओके, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मोस्ट कॉमनली मोस्ट मोस्ट कॉमनली वर्ब हैव थ्री टाइप। मुख्यतः वर्ब के तीन प्रकार होते हैं, तीन फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे अलग से पढ़ेंगे तो एक आईएनजी वाली और एक जैसे एस या ईएस वाली की आप साथ में काउंट कर सकते हो। तो तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं उसके बारे में V1 V2 V3, ये तीन हो गई। इसके अलावा एक और होगी, दो अलग से क्यों होगा। V1 में V1 क्या कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म। जैसे प्ले, गो, रन, ये सारी क्या हो जाएगी आपकी प्रेजेंट फॉर्म, यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म का। V2 इसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। और पास्ट फॉर्म में क्या क्या आ जाएगी आपकी, यानी कि सेकंड फॉर्म, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, प्लेड, रैन, ये सारी क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, और थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, थर्ड फॉर्म कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, यानी थर्ड फॉर्म, गॉन, ठीक है, स्टेड। तो थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म कहा जाती है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म। इसके अलावा एक और होती है V1 प्लस आई एन, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन लग जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म्स। इसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स, जैसे गोइंग, प्लेइंग, इट इज। जिनके फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जो मेन वर्ब होती है, या फिर वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसे पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म कहलाएगी। इसके अलावा एक और होती है प्रेजेंट सिंगुलर, जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, आप कॉपी कर लेना। एक और होती है प्रेजेंट
सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर फॉर्म में लिखो, प्रेजेंट सिंपल। और वो वाले क्या कौन से एस इंग्लिश क्या ऐड होता है, एस के एस, जैसे गोज, ठीक है, अनाउंस पीपल्स। तो ये हो गई, मैंने 3 मैन बताई थी, और इसके अलावा इसको और ऐड करो तो 5 हो जाएगी। कौन कौन से हो जाएगी, फर्स्ट V1 V2 V3 और V1 प्लस आईएनजी, और थर्ड वाला 4 4 5 वाली हो जाएगी आपकी फर्स्ट सिंगुलर, यानी कि एस या यस वाली। तो यहाँ तक हो गई हमारी क्लियर। ये तो वर्ब हो गई हमने इसके फॉर्म के आधार पर, इसके आधार पर कर लिया, फॉर्म के आधार पर। इसके अलावा वर्ब को एक और कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन सी होती है उसके बारे में थोड़ा सा सरसा कर, वो कौन कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक और तरीके से, दूसरे तरीके से। कौन कौन से तरीके से, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। एक होती है ट्रांजिटिव, कौन सी हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और इसे बोलते हैं अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, डिफरेंट क्या होता है, क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ये क्या होते हैं टैग ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को लेती है और ये ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है, यानी कि डजंट टेक ऑब्जेक्ट। जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ रखा होता है वो तो क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ रखा है वो क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इतनी सारी चीजें पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, डिस्कस करेंगे बड़े लेवल पर, यानी कि हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, helping verbs are used to help the main verb convey its meaning। मुख्य क्रिया को मुख्य क्रिया की सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की सहायता के लिए या हेल्प के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे, जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और सबके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी, आप पढ़ते हैं प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग verb verbs are divided into 2 parts। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। फर्स्ट वाली कौन सी होती है, फर्स्ट वाली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, फर्स्ट वाली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो कि कौन कौन सी होती है, बी, यू और हैव। दूसरी वाली जो होती है उसे बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, क्या बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स
हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम मॉडल्स को पढ़ेंगे जैसे सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सबको। ये वाली क्या हो जाएगी, हम पार्ट में हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करेंगे। पहली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हो जाएगी मॉडल हेल्पिंग्स वर्ब। अब हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसमें भी प्राइमरी में भी सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे अब बी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगा सकते हो, यूजेज ऑफ बी, यूजेज ऑफ बी। इसको हम करेंगे कल से स्टार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।